हाइड्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है हाइड्रोलॉजी, और दूसरा हमें इसमें हमें दूसरा जो टॉपिक होता है वो डैम से रिलेटेड होता है, इरिगेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये जो डैम्स है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रिसोर्स का काम करते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज का काम करते हैं, तो हम इसको कहते हैं वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, हालांकि दिस इज नॉट ए नेचुरल वाटर रिसोर्स, मतलब नेचुरली अकर नहीं हुआ है, लेकिन डैम क्या होते हैं, आर्टिफिशियली हम क्रिएट करते हैं और किसी फंक्शन के लिए हम उसे यूज करते हैं। अभी डैम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे जब हम हाइड्रोलॉजी फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है सेकंड पोर्शन जिसमें इरिगेशन भी है, इरिगेशन आप लोगों को पता होगा, इरिगेशन का मतलब ये होता है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। ठीक है, और सिंचाई विभाग आपके राज्य सरकार के अंडर आते हैं, तो वहाँ भी आपके क्या होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जूनियर इंजीनियर्स होते हैं, फिर एसोसिएट होते हैं, फिर असिस्टेंट होते हैं, फिर सेक्शन इंजीनियर होते हैं, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये एई आपके एक एसोसिएट होता है और एक असिस्टेंट होता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले जब आप यूकेपीएससी निकालोगे तो आप एसोसिएट बनोगे। ठीक है, और फिर असिस्टेंट प्रमोशन के बाद बनोगे, और उसके प्रमोशन के बाद एसई, फिर ईई। ये होता है आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और ये अगर आपको बनना है डायरेक्टली तो ये आप बन सकते हो किसके थ्रू, ईएस एग्जाम के थ्रू। ठीक है, इज इट क्लियर। अब ईएस एग्जाम के थ्रू आप बनोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी उसका ईई बनोगे। ठीक है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन आपने सुना होगा। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन होता है, तो जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है, तो इस तरीके से सेंट्रल के होता है। और कुछ हमारे क्या होते हैं, राज्य सरकार के अंदर के होते हैं, सिंचाई विभाग, जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं हम उन्हें, जो लोकल या स्टेट लेवल पे वर्क करते हैं। क्लियर। अब इरिगेशन का काम क्या होता है, इरिगेशन का काम होता है कि वाटर रिसोर्स जहाँ पे है, तो जहाँ पे हमारा वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है, वहां से जो आपका एग्रीकल्चर एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड कह दीजिए या एरिया कह दीजिए, वहां तक क्या करना है, वाटर को क्या करना है, सप्लाई करना है। ठीक है, सप्लाई क्यों करना है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड पे आपको क्या जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, वाटर की जरूरत किसके लिए होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। पता होगा आप लोगों को किसके लिए जरूरत होती है, फोटो प्लांट आपको क्या करता है, प्लांट ग्रो करना है आपको। ठीक है, अब प्लांट ग्रो करने के लिए आपको H2O प्लस CO2 की जरूरत होती है, फोटोसिंथेसिस करती है। अब ये H2O आपको इंडिया में कहाँ से आता है, तो इंडिया में ये कैसे आएगा, रेन के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये हमारे अवेलेबल है मानसून, जो कि कुछ दिनों बाद स्टार्ट होने वाला है, हालांकि कुछ हिट कर चुका है इंडिया में। तो मानसून से क्या होती है, हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी वाटर सप्लाई पूरी होती है। लेकिन कभी कभी मानसून क्या है, ये नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, अब वाटर को फोटोसिंथेसिस अगर बनानी है, तो प्लांट को अगर फोटोसिंथेसिस बनानी है तो वाटर के साथ साथ उसको एक और चीज चाहिए, उसको क्या चाहिए, सनलाइट, है ना। तो हमको क्या चाहिए कि जो ये मानसून में वाटर आए वो इस तरीके से आए कि उसके पास सनलाइट भी हो, यानी कि वाटर की जो अवेलेबिलिटी हो वो सही टाइम पर हो। बट बिकॉज मानसून इज अवर नेचुरल फिनोमिना, सो सम टाइम इट इज डिलेड और सम टाइम इट इज अकर बिफोर द टाइमिंग। तो उस वजह से क्या होता है कि जो वाटर सप्लाई है वो हमारी मिस मैनेज हो जाती है। तो उस पर्पस के लिए भी हम क्या बनाते हैं, इरिगेशन सिस्टम बनाते हैं। तो थोड़ा बहुत ये मैंने क्या बताया आपको, ये एप्लीकेशन पार्ट बताया है, जिसको हम मिड ऑफ द सेमेस्टर वी विल स्टार्ट दिस, राइट। सो इन दिस semester and the few lecture we will study only hydrology topic, right? Is it clear?
यस सर। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल वे में हम इसे समझेंगे एंड देन वी विल गो विद द डेफिनेशन पोर्शन इन अपकमिंग लेक्चर. So in this lecture we will go only the few things and fundamental things to understand the terminology. The first terminology is hydrology. अब आप बता सकते हैं what do you mean by hydrology? Anyone guess please? सर वाटर की सर स्टडी करने की इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ पे ट्रांसफर होता है, कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, ये हाइड्रोलॉजी में होगा. Very good. This is the good answer. So we will elaborate this answer. So first of all hydrology जो वर्ड है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट वन इज हाइड्रो, इसका मतलब ही क्या होता है, वाटर होता है. मैं इसका केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूँ. लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी. ठीक है, तो वाटर की स्टडी करना उसको कहते हैं हाइड्रोलॉजी. ठीक है, अब ये स्टडी में क्या क्या काम आ जाएगा भाई, स्टडी कौन कौन सी एक्टिविटी आप स्टडी में करोगे. तो एक्टिविटी 3 स्टडी वी विल डू इन दिस हाइड्रोलॉजी. द फर्स्ट वन इज रिसोर्स. वाटर का रिसोर्स क्या हम स्टडी करेंगे, वाटर का रिसोर्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है. देन वी विल स्टडी, क्या करेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूशन. क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट. वाटर रिसोर्स जहां पे है वहां से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो दिस इज द सेकंड स्टडी. एंड द थर्ड वन इज सर्कुलेशन. अभी सर्कुलेशन का मतलब और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है. ठीक है, तो मैं इस रिसोर्स को मैं अकरेंस भी बोल सकता हूं. ठीक है, तो अब उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को अपने वर्ड्स में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. तो 3 चीजों की हमें स्टडी करनी है. वाटर कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, ये हमें पता करना है. डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फैलाव कैसा है, ये भी हमें पता करना है. ठीक है, फैलाव समझ रहे हो ना, लार्ज एरिया में है, स्मॉल एरिया में है. ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट मतलब समझ गए ना इस चीज को, डिस्ट्रीब्यूशन का. और सर्कुलेशन का मतलब ये है कि वाटर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैसे ट्रांसफर कर रहा है. तो इस सर्कुलेशन के अंदर हमारे आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारा हाइड्रोलॉजी साइकिल. ठीक है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल, या इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, वाटर साइकिल. ये वाटर साइकिल आप लोगों ने पहले साइंस में पढ़ा होगा. ठीक है, साइंस में पढ़ा होगा, मतलब 8th 9th क्लास में या बचपन में आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा. तो उसी में आज हम थोड़ा और कुछ नए टर्म्स ऐड करेंगे जिसको हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आगे के लिए यूज करते हैं. तो वो टर्म्स हमें इस वाटर साइकिल में पढ़ना है. वाटर साइकिल पहले से आपको पता है, लेकिन कुछ नए टर्म्स उसमें ऐड करेंगे तो वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये जो सर्कुलेशन है इसी को आप फ्लो भी बोल सकते हो. वाटर कैसे फ्लो हो रहा है वो भी आप इसको कह सकते हो. क्लियर. सो यहां से हमारी जो डेफिनेशन बनती है हाइड्रोलॉजी की, तो हम ये कह सकते हैं हाइड्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which study the occurrence, distribution and circulation of water. तो इसको लिख लें यहाँ पे, it is a branch of science which study occurrence, distribution and circulation of water. तो ये हमारी डेफिनेशन है हाइड्रोलॉजी की. ठीक है, इस डेफिनेशन में हमने जो 3 एक्टिविटी है उन तीनों को एक्टिविटी को कवर कर लिया, और आगे चल के हम इन तीनों को ही इलैबोरेट करके पढ़ रहे हैं. राइट. तो इसके अंदर हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइड्रोलॉजी साइकिल, और इसी को ही हम कहते हैं वाटर साइकिल. अब ये वाटर साइकिल क्या है, तो सबसे पहले इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. आप सबको पता है कि एक साइकिल होगी तो मतलब साइकिल होगी मतलब इस तरीके से रोटेशन होना चाहिए. कुछ मैंने एरो बना दिया. ठीक है, कोई चीज इस तरीके से रोटेट होनी चाहिए. साइकिल का मतलब यही होता है ना, सर्कुलर पोर्शन में. तो
साइकिल इसमें इस तरीके से है, सपोज दिस इज योर क्लाउड, तो क्लाउड से क्या होता है, पानी आता है, ये आपके लैंड है, ठीक है। लैंड में पानी क्या होगा, कलेक्ट होगा, उसके बाद रिवर के फॉर्म में, दिस वाटर गोज टू द सी लेवल, सी पे जाएगा, ओशियंस और सी में जाएंगे या लेक में जाते हैं। वैसे लेक से रिवर स्टार्ट होती है, तो ये हमारा कहाँ जाता है, तो हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज माई रिवर, दिस इज क्लाउड्स, लैंड, रिवर, और यहाँ पे क्या हो गया, सीज, ओशियंस, ठीक है। और यहां से फिर से क्या होता है, ड्यू टू सनलाइट, ड्यू टू एनर्जी ऑफ सनलाइट, और वी कैन से द हीट प्रोवाइडेड बाय दिस सन रेज, दिस वाटर विच इज प्रेजेंट इन ओशियन एंड सीज गेट इवेपोरेट। तो ये वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो आपको पता है ना बादल कैसे बनते, क्लाउड कैसे फॉर्म्ड होते हैं, किसी को आइडिया है? चलिए नहीं आइडिया तो यहीं पे हम बता देते फटाफट। जो ये स्टीम में कन्वर्ट हुआ, तो इसका क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। दिस इज द वाटर वेपर्स, दीज आर द वाटर वेपर्स। अब ये वाटर वेपर्स जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, यानी कि हल्के हैं, गर्म है, इसीलिए क्या है, हल्के हैं, तो गर्म वाटर क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठंडा पानी क्या होता है, नीचे होता है, मतलब जो डेंसर होता है वो नीचे होता है, जो लाइटर होता है वो ऊपर जाता है। तो वाटर वेपर लाइटर वे वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर जाके उनको कौन सी लेयर मिलती है, ऊपर जाके अर्थ में हमारे कौन कौन सी लेयर होती है, सबसे नीचे कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर। सबसे नीचे कौन सी होती है, बताइए, कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर। सबसे नीचे हमारी लिथोस्फेयर होती है, उसके ऊपर क्या होती है, ट्रोपोस्फेयर। फिर कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर। तो ये लिथोस्फेयर कौन सी कहते हैं, बेसिकली ये जो लैंड वाले जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं, ठीक है, जिसपे हम लोग रहते हैं, जो एक वेजिटेशन की जो थिकनेस हमारे पूरे मदर अर्थ के ऊपर कवर है, उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं, एक वेजिटेशन की जो थिकनेस वाली लेयर है, राइट। उसके ऊपर हम जब मूव करते हैं तो हमारी ट्रोपोस्फेयर आती है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर विल गेट रिड्यूस। तो ये वाटर वेपर है, ये इनकी डेंसिटी कम थी, ये ऊपर की तरफ गए बिकॉज दे आर द वार्म, व्हेन दे रीच टू द हायर और दे विल गेट द हाइट। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होते हैं, वो कंडेंसेशन होते हैं, क्या होते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, अब ये कंडेंसेशन होने की वजह से क्या हो जाते हैं, दे विल फॉर्म्ड एज ए क्लाउड, तो एक क्लाउड का फॉर्म क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन होने से क्या हो जाता है, क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं। अब ये क्लाउड जो होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाने का काम कौन करते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करेंगे, विंड करती है, क्या करती है, विंड फोर्सेस करती है, ठीक है। तो क्लाउड हमारे कहाँ बन रहे हैं, क्लाउड हमारे बन रहे हैं ट्रोपोस्फेयर की हायर जोन में, जहाँ पे टेम्परेचर कम है, और ये जो बनते हैं ये वाटर वेपर से बनते हैं, जो कि सी के ऊपर बनते हैं, किसकी वजह से बनते हैं, सनलाइट की वजह से बनते हैं। और इनको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, विंड फोर्सेस करता है। और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ होते हैं, ये होते हैं टुवर्ड द लैंड एरिया में, ठीक है। और फिर लैंड एरिया में आके एक्यूमुलेट होता है, और एक्यूमुलेशन जब ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। मतलब प्रेसिपिटेशन जो ये नीचे की तरफ हम जिसको रेन कह रहे हैं, इस टर्म्स को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो प्रेसिपिटेशन क्या है, क्लाउड से पानी, क्लाउड से किसी भी फॉर्म में वाटर का नीचे आना, किसी भी फॉर्म में क्लाउड के थ्रू, धरती के ऊपर कोई भी फॉर्म में वाटर को आना ऊपर के थ्रू, आसमान से, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अब ये रेन के फॉर्म में हो सकता है, स्नो के फॉर्म में हो सकता है,
स्लीट के फॉर्म में हो सकता है, गेज, हेल, ये सारे टाइप्स हैं प्रेसिपिटेशन के, वो भी हम आगे कवर करेंगे। तो ये हाइड्रोलॉजी साइकिल समझ में आ गया आपको थोड़ा बहुत, ये जो हमने बचपन में पढ़ी थी, इसी को वाटर साइकिल कहा था। तो यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स दिए हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन समझ में आ गया होगा, विंड फोर्सेस समझ में आ गया होगा, सनलाइट की वजह से जो हीट है वो आपको समझ में आ गया होगा, वाटर वेपराइजेशन समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गई। अब आपने एक चीज और देखा कि जब मैंने बोला शुरू में कि इरिगेशन में हम लोग मानसून पर डिपेंड है, तो जो मानसून हमारे इंडिया में आता है वो आप लोगों ने पता होगा कि वो कैसे आता है, वो साउथ से आता है। कहते नहीं कि साउथ डायरेक्शन से आ रहा है, साउथ डायरेक्शन से क्यों आता है, नॉर्थ डायरेक्शन से क्यों नहीं आता, इसका आंसर आपको इस लेक्चर के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि इस वाटर साइकिल में भी आपको मिल चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सी है, एंड कंडेंसेशन की वजह से जो क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं वो एक्यूमुलेट लैंड के ऊपर हो रहे हैं ड्यू टू दी विंड फोर्सेस। तो यहाँ पे आप थोड़ा एक रिलेट कर सकते हो, बट इसका आंसर आप मुझे लेक्चर के बाद में प्रोवाइड करोगे। तो वाटर साइकिल हमने यहाँ पे पढ़ी। अब इसी में हम कुछ नए टर्म्स में ऐड कर रहा हूँ जिसको समझना आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो जैसे जब हमारा ये क्लाउड है, क्लाउड से किसी भी फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स या स्नो जब भी नीचे आ रहा है, तो इसको हमने क्या बोला, प्रेसिपिटेशन। क्लियर, प्रेसिपिटेशन बोला। ठीक है, तो इसके फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो क्या क्या फॉर्म्स में हमें ये प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूं, आप लोग नोट्स बनाने के लिए भी इजी हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलता है वो है रेन। ठीक है, सेकंड है हमारा स्नो, थर्ड है ड्रिजल। अब मैं पहले इन तीनों को समझा देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा इनका फॉर्मेशन समझे। रेन क्या होते हैं, रेन इज फॉर्म ड्यू टू वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या होते हैं ये, H2O के ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, यही होते हैं, इस फॉर्म में गिरेंगे H2O के वाटर ड्रॉपलेट्स, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं। अब ये ड्रॉपलेट्स क्या है, इसका एक साइज होता होगा, देखो ये स्फेरिकल है, शेप क्या है इसका, स्फेरिकल। ठीक है, तो शेप तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब क्या बताना है आपको, साइज। तो ये जो रेन है, इसके वाटर ड्रॉपलेट का जो साइज होता है वो आपका 0.5 mm से 6 mm के बीच होता है। तो साइज समझ में आ गया आपको, वाटर ड्रॉपलेट का साइज। ठीक है, अब एक होता है कि हम ये कहते हैं कि भाई आज बारिश बहुत तेज हो रही है और आज बारिश बहुत कम हो रही है, तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, नेचर कैसे डिसाइड करेंगे, नेचर ऑफ रेन। शेप हमारा स्फेरिकल है, साइज हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ mm, यानी कि डायामीटर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, वाटर ड्रॉपलेट की डायामीटर की बात कर रहे हैं, राइट, साइज से हमने बात की। अब नेचर में क्या होगा, हाईली रेन, लाइट रेन, मॉडरेट रेन, ये कैसे पता चलता है, एनी आइडिया? इंटेंसिटी। वेरी गुड, इंटेंसिटी। आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुनी होगी कि आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। तो ये इंटेंसिटी होती है, ये इसकी जो यूनिट होती है वो होती है mm/hour। ठीक है, और इसी mm को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कन्वर्ट कर सकते हैं, mm क्या है, एक लेंथ, लीनियर मेजरमेंट है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं cm/hour। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी क्या होती है, इंटेंसिटी डिफाइन करी जा सकती है। अब यूनिट से ही आप लोग समझ सकते हो ये कि अगर आप एक पैन ले लेते हो, ठीक है, और इसको अपने घर के बाहर रख लेते हो, ठीक है, कोई बकेट ले लिया या कोई भी प्लास्टिक या कोई भी पैन आपने ले लिया, इसको आप घर के बाहर रखते हो, बीकर ले लिया, और इसमें जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कलेक्ट कर रहे हो आप, कितने टाइम के लिए कर रहे हो, 1 आवर के लिए। ठीक है, जब आपने इसे 1 आवर के लिए कलेक्ट किया तो आपने देखा जो इसमें वाटर की जो हाइट थी वो कितने रीच हुई है,
वो आपकी रीच किस में होगी, जो हाइट होगी वो आपकी रीच हो रही है किसमें, के फॉर्म में या फिर सेंटीमीटर के फॉर्म में। ठीक है, एरिया से आपने कोई मतलब नहीं है, आपने क्या करा, हाइट से मेजर, हाइट देखिए कि 1 घंटे में कितनी हाइट इंक्रीज हुई है, कितनी हाइट कलेक्ट हुई है इस पर्टिकुलर बीकर में या इस पर्टिकुलर पैन में। सो दिस इज द इंटेंसिटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और यस सर। ठीक, क्योंकि देखिए खुद ही सोचिए, एरिया क्यों नहीं कैलकुलेट करा हुआ यहाँ पे, आप बताइए, सर्वे आप लोगों ने पढ़ी हुई है तो आप बताइए कि यहाँ पे एरिया की जगह जो हाइट इंक्रीज हुई है उसको क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया है? कोई आइडिया है? देखिए रेंज जो होती है वो किसी पर्टिकुलर जगह पे होती है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट, रेक्टेंगुलर टाइप का उत्तराखंड, तो यहाँ पे मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट बना देता हूँ। दिस इज माय हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, फिर उत्तरकाशी के साथ क्या अटैच्ड है, टीरी। टिहरी है, फिर टिहरी के साथ क्या है, रुद्रप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग के साथ चमोली, पूरा का पूरा ऊपर तक ले लीजिए चमोली, चमोली के साथ बागेश्वर, ऊपर से पिथौरागढ़, नीचे से रुद्रप्रयाग भी है और पौड़ी भी जुड़ता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने क्या कर रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश करी है। तो क्या हुआ कि जो एरिया है वो मेरा चेंज नहीं होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, वो तो फिक्स्ड है। तो जब रेन उसके ऊपर गिर रही होगी तो मैं एरिया के बारे में कि भाई उत्तरकाशी का कितना A1 ले लीजिए, पिथौरागढ़ का A2 ले लीजिए, और चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, इनका आप A3, A4, A5 ऐसे तरीके से ले सकते हो। तो एरिया क्या है, आपके पास नोन क्वांटिटी है। क्लियर? जो अननोन क्वांटिटी है वो आपके पास क्या है, ये हाइट जो इस बीकर में कलेक्ट हुई है। अगर आपको ये हाइट मिल जाए और एरिया आपका नोन है जिसके ऊपर बरसात हो रही है या रेन प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से वॉल्यूम निकाल दोगे। क्लियर? वॉल्यूम निकाल दोगे ना, एरिया इक्वल एरिया मल्टीप्लाई हाइट। जब आप ये वॉल्यूम निकाल दोगे तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब या क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब, इसी के फॉर्म में होता है। ठीक है, वॉल्यूम का ये होगा। अब आपने ये वॉल्यूम कितने टाइम में कलेक्ट किया, तो ये कितने टाइम में कलेक्ट किया आपने, 1 आवर में। तो आवर को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप जब इसे कह सकते हो मीटर क्यूब पर सेकंड जब आप कहोगे तो ये आपका क्या होता है, दिस इज अ यूनिट ऑफ डिस्चार्ज। क्यू से डिनोट करते हैं हम डिस्चार्ज को, करते कि नहीं करते? तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि प्रेसिपिटेशन कितना अमाउंट हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या है, क्वांटिटी पता चल जाएगी, दिस इज द क्वांटिटी। ठीक है, तो ये चीज आपकी यूजफुल है तभी जब आपके पास ये हाइट अवेलेबल हो, क्योंकि एरिया तो आप शुरू में आपको पता ही है। ठीक है, इज इट क्लियर? इसीलिए हम क्या करते हैं, हाइट को कैलकुलेट करते हैं। हम हर बार ये जो पैन है, पैन का एरिया निकालते हैं, क्योंकि जो ये पैन है या जो बीकर आपने रखा है ये आपने अपने घर के सामने रखा है। ठीक है, लेकिन बरसात सिर्फ वहीं पे थोड़ी ना हो रही, बरसात तो आपके पूरे सराउंडिंग एरिया में हो रही है, तो उतना एरिया से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके घर के वहां पे अगर हम बोले कि उत्तराखंड में बरसात आने वाली है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने GIS की हेल्प से, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आप लोगों को पता है, इसकी हेल्प से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो पता है, इसकी हेल्प से आपने बता दिया कि कलर कोडिंग कर दी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग कर दी, लाइक कि उत्तरकाशी साइड में बहुत ज़्यादा बरसात आने वाली है और ये जो नीचे उधम सिंह नगर है यहाँ लाइट रेन आने वाली है। तो हमने क्या करते हैं, इस इंटेंसिटी के बेस्ड पे क्या करते हैं, इंटेंसिटी के बेस्ड पे जो रेन है उसको क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, उत्तरकाशी क्या है मेरा, रेड जोन में है, तो रेड जोन मतलब हैवीली रेनफॉल एरिया हो गया, और उधम सिंह नगर मेरा क्या हो गया, लाइट रेनफॉल एरिया हो गया। ये कैसे डिफाइन किया, विद द हेल्प ऑफ द इंटेंसिटी वैल्यू, और इंटेंसिटी की हमने यूनिट यहाँ पे डिफाइन कर दी। क्लियर? क्लियर हो गया ये बात आपको? यस सर। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन का जो फॉर्म था उसमें हमने नेचर में इंटेंसिटी पढ़ी, अब इंटेंसिटी की हमने यूनिट पढ़ ली, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रेन के बारे में भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेन हमारे पास क्या क्या हो जाती हैं, अभी मैंने बात भी करी थी। तो ये हो जाएगा टाइप
ऑफ रेन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है, लाइट रेन, फिर क्या होती है, मॉडरेट रेन, एंड द लास्ट वन इज हैवी रेन, ठीक है। और इसकी इंटेंसिटी मैं आई से डिनोट कर देता हूं। तो जो लाइट रेन की इंटेंसिटी होती है वो होती है लेस देन 2.5 mm पर आवर। 2.5 से 7.5 mm पर आवर की अगर आपकी, इसको सही से लिख लेते हैं, 2.5 mm पर आवर, 2.5 से 7.5 यानी कि 5 का इंक्रीमेंट हो गया, 5 mm का इंक्रीमेंट हो गया आवर। और जो हैवीली रेन होती है वो ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर की अगर इंटेंसिटी होगी तो उस रेन को हम क्या कहते हैं, हैवी रेनिंग कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक टर्म्स और आ जाता है रेन के साथ, हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्टिंग हो गई उत्तराखंड में कई डिस्ट्रिक्ट्स में, या ऊपर के डिस्ट्रिक्टों में क्लाउड बर्स्टिंग हो गई। तो वो क्या होता है क्लाउड बर्स्टिंग, क्या होता है उस फिनोमिना का मतलब? बताइए, एनी आइडिया? जब हम कहते हैं ना, एक ही जगह में बहुत, हाँ, सब लोग यही सोचते हैं कि एक ही जगह पे पूरा बादल फट गया होगा, बादल का पूरा पानी एक जगह पे गिर गया, ऐसे ही सोचते हैं ना सब लोग। यस सर। हाँ, लेकिन क्लाउड बर्स्ट ऐसा नहीं होता है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब यह है कि क्लाउड बर्स्ट इज ए टाइप ऑफ रेन, इसीलिए मैं इसे रेड कलर से लिख रहा हूं। It is a type of rain having the intensity 1 meter per hour। तो ये इसकी इंटेंसिटी होती है, इसको हम कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर पर आवर। जब आपकी रेन की इंटेंसिटी इस तरीके की हो तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, क्लाउड बर्स्टिंग कहते हैं। बट ये जो सिचुएशन है, जो इतना सारा जो एक्यूमुलेशन है वाटर का, ठीक है, वो एक बहुत लिमिटेड कंडीशन में हो सकता है, उसके लिए एक लिमिटेड कंडीशन होती है। वो हम तब अभी जब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, तब वो चीज़ आपको समझ में आएगी कि वो लिमिटेड कंडीशन कैसे आती है। इसीलिए हम, जैसे अभी आप लोगों ने आंसर दिया है ना कि वो एक ही जगह पे होती है, वो उस पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से एक जगह पे होती है, एक लिमिटेड एरिया पे होती है, ठीक है। हर जगह क्लाउड बर्स्ट देखने को नहीं मिल सकता है। जैसे जो साउथर्न इंडिया है या सेंट्रल इंडिया है, वहां पे क्लाउड बस्टिंग की कंडीशन नहीं होती, बट उत्तराखंड में क्लाउड बस्टिंग की कंडीशन होती है। जबकि मानसून पहले साउथ में आता है, साउथ रीजन में आता है, उत्तराखंड में तो बहुत लेट में आता है मानसून, यानी कि ज्यादा वाटर का जो एक्यूमुलेशन है वो तो साउथर्न रीजन में है, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ में बात आ रही ना? अगर आप इंडिया को ज्योग्राफिकली देखो तो इंडिया में थोड़ा बहुत ये आउट ऑफ सिलेबस जा सकता है, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि जो इंडिया को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक आपका क्या हो गया, ये गुजरात वाला हिस्सा जो सूखा है, ठीक है। फिर साउथ वाला हिस्सा हो गया, फिर ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिमालयन के रेंज में है, और ये क्योंकि आगे भी काम आता है, फिर ये JNK वाला, और ये राजस्थान करके मैंने एक रफली बनाया है, ठीक है। तो दिस इज माई सेंट्रल इंडिया, दिस इज माई साउथर्न इंडिया, और ये मेरा नॉर्थर्न इंडिया है, ये मेरा ईस्टर्न इंडिया है, ठीक है। एंड दिस इज वेस्ट, ये वाला वेस्ट हमारा लगभग डेजर्ट एरिया ही है, तो ये हमारा वेस्ट वाला है। तो जब सी से एक्यूमुलेशन क्लाउड का हो रहा है तो विंड फोर्सेस की वजह से सबसे पहले तो साउथर्न इंडिया में आ रहा है, फिर सेंट्रल इंडिया में आ रहा है, फिर आता है नॉर्थर्न इंडिया में। तो जब तक नॉर्थर्न इंडिया में आता तब तक ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ इंडिया में आके ही प्रेसिपिटेशन करेगा, वो उससे पहले साउथ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में प्रेसिपिटेशन कर चुका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे ज्यादा पानी कहाँ है, सबसे ज्यादा पानी तो साउथ इंडिया में आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सेंट्रल इंडिया में आना चाहिए, ठीक है। फिर आना चाहिए नॉर्थ इंडिया में, मतलब यही होना चाहिए ना वाटर का, जो आपने अभी हमने यहाँ पे डिस्चार्ज की बात करी थी, तो इस हिसाब से होना चाहिए सबसे ज्यादा डिस्चार्ज कहाँ डिलीवर हो रहा है, साउथ इंडिया में हो रहा है। तो ये सही फैक्ट है कि साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्चार्ज होता है,
और इसीलिए तमिलनाडु, कर्नाटक की जो, और ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु की जो एग्रीकल्चर है वो पूरा का पूरा मानसून पर डिपेंड करता है। हालांकि वहाँ पे कुछ रिवर्स हैं, ठीक है, क्योंकि साउथ इंडिया में क्या है, दो इस तरीके का प्लेट्यू है। तो क्या है, एक तो आपके पास वेस्टर्न घाट है और दूसरा क्या है, ईस्टर्न घाट है। अब ये मैंने शायद सर्वे की क्लास में आपको बताया होगा कि जो इसका स्लोप है वो कहाँ की तरफ है, ईस्टर्न घाट की तरफ है, ठीक है। Yes. अगर मैं इसको इस तरीके से डिनोट करूं कलर कोडिंग के हिसाब से, सो दिस इज माय ईस्टर्न घाट एंड दिस इज माय वेस्टर्न घाट, तो इसका स्लोप ऐसे की तरफ है। यानी कि जो नदियां होती हैं वो कहाँ जाती हैं, सारी की सारी बे ऑफ बंगाल। ये एक रीजन है, ठीक है। बट वो रिवर जैसे गोदावरी वगैरह उनमें पानी ठीक ठाक रहता है, काफी अच्छी अमाउंट में पानी है, कृष्णा कावेरी इन नदियों में पानी रहता है। तो इसकी वजह से जो इस साइड है, इस साइड कौन कौन से हैं, इस साइड आपका आंध्र प्रदेश है, इस साइड आपका तमिलनाडु है कि नहीं। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर रिच स्टेट है इंडिया के, बड़े भी हैं साथ साथ में एग्रीकल्चर रिच स्टेट भी है, क्योंकि वाटर कहाँ आ रहा है, इस साइड आ रहा है। तो ये तो लॉजिक आपको समझ में आ गया कि यहाँ की एग्रीकल्चर क्यों अच्छी है। लेकिन नॉर्थन इंडिया की एग्रीकल्चर क्यों अच्छी है, जबकि वहां तो पानी का डिस्चार्ज लेट आ रहा है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे गंगा की दो चीजें हैं। क्या है, दो है, एक तो यमुना और गंगा। एक है गंगा, इस इंडस। तरीके, ठीक है, इंडस नहीं, गंगा एंड यमुना प्लेन्स। तो गंगा एंड यमुना प्लेन्स कहाँ से आ रही है, ये अपने ही स्टेट से आ रही है, ठीक है। तो अपना स्टेट ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्लेन्स है गंगा और यमुना के बीच का प्लेन्स है, ये बहुत फर्टाइल प्लेन है, ठीक है। और क्योंकि हमने यमुना से और गंगा से बहुत सारी कैनाल बना दी गई है इरिगेशन पर्पस के लिए, जो कि हमारी कहाँ जाती है, क्योंकि देखो पंजाब में 5 रिवर आती थी पहले, लेकिन उसमें उतना वाटर नहीं आता था। तो हमने इरिगेशन सिस्टम बनाया और इरिगेशन सिस्टम से हमने क्या करा, जो यमुना और गंगा का पानी है वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पंजाब की तरफ, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान के पास जो पंजाब है उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इरिगेशन सिस्टम का फायदा ये हुआ, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है वो राजस्थान में जाती है, वो वहाँ के सारे रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती है, तो वो इस तरीके से है, ठीक है। गंगा नहर से भी एक जो आपका नहर जाती है वो पंजाब की तरफ जाती है, इरिगेशन। तो इरिगेशन की वजह से पंजाब और हरियाणा स्टेट में एग्रीकल्चर अच्छा है, दे आर नॉट डिपेंड ऑन मानसून। मानसून की जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा रिवर्स देखने को नहीं मिलती। तो सेंट्रल इंडिया की जो खेती है वो सिर्फ और सिर्फ मानसून पर डिपेंड करती है। इसी वजह से जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड वाला जो एरिया है यूपी का, वो बहुत ज़्यादा सूखा वहाँ पड़ता है। इज इट क्लियर। और महाराष्ट्र में भी जो इस वाले एरिया में, ठीक है, कोला इस साइड वाले जो एरिया है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, रिवर होती नहीं है। तो यहाँ का भी क्या है, यहाँ भी हमें क्या प्रॉब्लम होती है, वेस्टर्न घाट के राइट हैंड साइड, अगर आप स्क्रीन देखो तो वेस्टर्न घाट के राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, वहाँ क्या है, वहाँ भी ये प्रॉब्लम होती है कि वहाँ भी वाटर की कमी है। इस साइड की मैं बात कर रही, ये जो ब्लू लाइन है ना, इधर की भी बात कर रहा हूँ, इस वाली जगह की। तो इधर भी थोड़ा सा हमारा वाटर क्राइसिस है, तो यहाँ पे भी हमारा सूखा पड़ता है, ठीक है। तो फ्यूचर में आप लोगों को इसका सोल्यूशन देखना है कि आपने ये जो महाराष्ट्र के और जो जिसको हम दक्कन का पठार के ऊपर वाला हिस्सा कहते हैं, तो जो दक्कन का जो पठार है इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें आप वाटर सप्लाई कैसे करोगे। रिसोर्सेज आपको पता है कहाँ है, ओशन है, नॉर्थ में गंगा है, यमुना है, साउथ में रिवर्स है, बट आप इसे हाथ ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, क्योंकि स्लोप देखिए, आप स्लोप देखिए तो उल्टा है, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़े समझ में आ गई होगी, होप सो, कि यूपी हरियाणा पंजाब में क्यों एग्रीकल्चर इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि गंगा और यमुना रिवर के प्लेन्स पे है यूपी बिहार वाला हिस्सा, और क्योंकि ये रिवर्स पेरिनियल है, पेरिनियल रिवर का मतलब होता है सदाबहार, पेरिनियल, ठीक है, पेरिनियल रिवर्स हैं, तो यहाँ पे इनमें हमेशा वाटर रहता है, जिसकी वजह से इरिगेशन प्रॉपर रहती है, और मानसून पर ज़्यादा ना डिपेंड होने की वजह से यहाँ की एग्रीकल्चर जो स्टेटस है वो काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। अब अगर ऐसा सिचुएशन है कि गंगा और यमुना होता, तो फिर गंगा और यमुना की वजह से अपने उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड स्टेट है, वहाँ एग्रीकल्चर लैंड की कमी, मतलब एग्रीकल्चर लैंड की कमी तो नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पे ये इतना कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर सका एग्रीकल्चर फील्ड में।
हालांकि है यहाँ पे प्लेन एरिया में है, बट उस लेवल की कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं हुआ, जबकि इसी के जो कंपैरिजन में हिमाचल है। हिमाचल को हम यहाँ पे थोड़ा सा इधर पे बना देते हैं। तो जो ये हिमाचल है ये ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन करता है, ऐसा क्यों? किसी के पास का कुछ आंसर है? करप्शन सर। नहीं 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 बेटा, आप लोग गलत जगह जा रहे हो। मैं ज्योग्राफिकली आपको समझा रहा हूँ, आप कहाँ पॉलिटिकल साइंस में जा रहे हो। ज्योग्राफिकली बोलो। ज्योग्राफिकली ये है कि हिमाचल में जो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है वो ज्यादा है, इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो सेकंड प्रेसिपिटेशन यहाँ पे क्या है? स्नो है, जो हम पढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है? लोअर हिमालयन रीजन है। लोअर हिमालयन रीजन में यहाँ पे जो मानसून आता है वो बहुत एब्रप्टली आता है। यहाँ की जो रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा करंट के साथ फ्लो करती है। करंट के साथ फ्लो करने की वजह से क्या होता है, वो अपने साथ बहुत सारे बोल्डर्स को और बहुत सारे इरोजन को क्रिएट करती है। वो इरोजन को डिस्ट्रीब्यूट करती है वो यूपी और बिहार के प्लेन्स में, जो कि हमारी एल्कलाइंस, जो कि हमारी एलुवियल सॉइल होती है। कौन सी सॉइल होती है? एलुवियल सॉइल। ये टाइप्स ऑफ सॉइल का पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो एलुवियल सॉइल की वजह से फर्टाइल होती है। और उत्तराखंड में जो हमारी सॉइल होती है वो ज़्यादा कौन सी होती है? ग्रेवली और सैंडी होती है। ग्रेवली और सैंडी सॉइल का क्या होता है, जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है। तो जब किसी सॉइल का साइज ज़्यादा होगा तो उसमें जो मिनरल्स होंगे वो रिटेन नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? नीचे ग्रेविटी की वजह से जब इसके ऊपर कोई वाटर आएगा, जैसे सपोज मान लीजिए ये सॉइल है, ठीक है, इसमें बड़े बड़े हैं, तो जब इसमें वाटर आएगा तो जो मिनरल्स होंगे वो नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्लियर? अभी हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। बट हिमाचल में क्या है? हिमाचल में क्या है, जो प्रेसिपिटेशन है वो स्नो के फॉर्म में है। तो स्नो के फॉर्म में होने से क्या होती है कि वहां पे जो धीरे धीरे करके वो मेल्ट होती है, तो उसकी वजह से वहां पे एब्रप्टली इतना ज्यादा करंट नहीं होता है वहां की रिवर्स में, ठीक है। तो जो वाटर की डिमांड है वो हमेशा सॉइल में प्रॉपर बनी रहती है। तो इस वजह से वहां पे जो लैंड है वो कंपेरेटिवली फर्टाइल है, ठीक है। लोअर हिमालयन रीजन में लैंड इतनी फर्टाइल नहीं है एज कंपेयर टू द अपर। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर फिर आप अगर यहाँ जाते हैं, अब हिमाचल के ऊपर की बात अगर आप करो तो ये है आपका JNK वाला एरिया की हम बात करें, ये वाला एरिया कश्मीर वैली की बात अगर हम कर रहे हैं, तो कश्मीर वैली हिमाचल से ज़्यादा फर्टाइल है। क्यों फर्टाइल है? क्योंकि वहाँ पे कई सारी रिवर्स आती हैं, जो कहाँ से आती है? तिब्बत से आती है। तिब्बत मतलब इस साइड से आती है, इस तरीके से, सिंध, झेलम, चेनाब, ठीक है। और वो इन प्लेन्स में अपनी एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करती है। कौन सी सॉइल को डिपॉजिट करती है? एलुवियल सॉइल को। प्लेन्स का मतलब ही वही है ना, वैली मतलब क्या है कि जहाँ पे सॉइल को डिपॉजिट करा है किसी रिवर ने, तो वो प्लेन्स आपकी क्या है, जैसे वैली के फॉर्म में है तो वो प्लेन्स में हमेशा एलुवियल सॉइल होती है और वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। दूसरी चीज, टेम्परेचर का भी फर्क होता है एंड सनलाइट का भी फर्क होता है। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? Yes. थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, कि आप ज्योग्राफिकली देखा करो, डोंट गो टू द डिफरेंट जोन। उस जोन में नहीं जाना, जो चीज़ आपके टाइम पे आपके हाथों में नहीं है वो चीज़ आपको नहीं करनी। तो ये थोड़ा हमारा ज्योग्राफी था, समझना था इस चीज़ को, तो हमने समझ लिया। बाकी नॉर्थ ईस्ट वगैरह की मैं बाद में बात करूंगा जब हम लोग मैप स्टडी करेंगे, क्योंकि उसको समझाने के लिए मुझे आपको हिमालयन की रेंज दिखानी पड़ेगी। तो कभी भी हो, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसको मैप वाइज पढ़िए, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्विकली एज वेल एज हमेशा के लिए याद भी रहेगा आपको। तो ये हमने थोड़ा मैप से पढ़ा कि क्यों हमारे लिए, देखिए जवाब आप लेक्चर के बाद देंगे कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बस आपको बस छोटे छोटे पॉइंट्स को यहाँ पे समझाते जा रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट हमारा जो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है वो है स्नो। और स्नो क्या होता है हमारा? स्नो हमारा आइस फ्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं? आइस फ्लेक्स होते हैं। बट ये आइस फ्लेक्स की डेंसिटी क्या होती है? देखो स्नो है, आइस की डेंसिटी वैसे ही वाटर से कम होती है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से तो कम ही होनी चाहिए। तो जो इसकी डेंसिटी होती है वो वेरी करती है 0.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यूनिट को ध्यान से देखिएगा, टू अप टू कहाँ तक हो जाती है? 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ आइस फ्लेक्स।
तो जब ये होता है तो ये हमारा प्रेसिपिटेशन का कौन सा फॉर्म होता है, स्नो का फॉर्म होता है। तो ये इतनी कम डेंसिटी होती है कि अगर आप इसके नीचे स्टैंड करते हैं या आपका कोई भी इसमें बॉडी पार्ट आता है तो ये आपको ख़राब नहीं करती है, मतलब आपको हिट नहीं करती है। एक और फॉर्म होता है, वो हमारा होता है हेल। मैं यहाँ पे बता देता हूँ हेल, हालांकि इसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। लेकिन ये जो हेल होते हैं, ये हेल जो प्रेसिपिटेशन होते हैं, इसमें जो साइज होता है आइस का, ये भी आइस होता है लेकिन ये फ्लेक्स नहीं होते हैं, ठीक है, दीज आर नॉट आइस फ्लेक्स। तो हेल में क्या होता है कि आपके इररेगुलर शेप के आइस गिरते हैं, ठीक है, इररेगुलर शेप के आइस गिरते हैं जिनका साइज, इनका साइज क्या होता है 8 mm से बड़ा होता है। देखिए कहाँ रेन ड्रॉप का साइज था, कहाँ डेंसिटी थी, और यहाँ आपने डेंसिटी भले ही वाटर से कम है लेकिन इनका साइज क्या है, ग्रेटर देन 8 mm है। जब इस फॉर्म के आइस गिरते हैं तो उसको हम कहते हैं हेल। इसको हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं हेल को, ओला, ठीक है, ओला, ठीक है, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके व्हीकल को भी नुकसान पहुंचाएंगे और आपको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हेल की कंडीशन क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, बट मैं अभी सिर्फ वो करा रहा हूँ आपको, डिफरेंट टाइप्स के जो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये क्लियर हो गया हेल क्या मतलब क्या है, समझ में आ गया आपको कि हेल क्या होते हैं। दीज आर द lumps ऑफ आइस वेयर स्नो आर द फ्लेक्स ऑफ आइस, ठीक है, लम्प्स एंड फ्लेक्स, तो दोनों चीजें आपको समझनी है, साथ में आपको साइज का भी पता होना चाहिए। स्नो फ्लेक्स जो होता है उनका साइज बहुत छोटा होता है, वेयर हेल में जो लम्प्स होते हैं उनके साइज बड़ा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट है ड्रिजल का। क्या है ड्रिजल, ड्रिजल क्या होती है, ड्रिजल इज अ पार्ट ऑफ रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ रेन, बट फर्क इसमें यह है कि जो इनका साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। जो ड्रिजल में जो वाटर ड्रॉपलेट होती है उनका जो साइज होता है दैट इज लेस देन 0.5 mm, क्योंकि 0.5 mm से तो आपका क्या है रेन ड्रॉप है, और उससे जो छोटा साइज होगा वो क्या होगा आपका, बताइए, वो आपका क्या होगा ड्रिजल होगा। और अगर आपका 6 mm से ज्यादा का साइज होगा, 6 mm से ज्यादा का साइज होगा, तो पहली चीज तो ये याद रखिए कि 6 mm से ज्यादा का साइज, जैसे जैसे सपोज मान लीजिए ये 6 mm का वाटर है, अभी ये क्या है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो ये वाटर हो सकता है या तो ये आइस हो सकता है, ठीक है। अब 6 mm का है तो आइस में ये क्या होगा, लम्प्स होगा, ठीक, क्लियर। इसको मैं थोड़ा फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ बगल में, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसका, ध्यान से देखिए से। दिस इज क्लाउड। अब क्लाउड में जो पानी स्टोर्ड होता है वो इस तरीके से होता है कि अगर टेम्परेचर आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर है, ठीक है, वैसे भी ऐसी टेम्परेचर होता है जब आपका क्लाउड होता है, तो इसमें जो आपके जो वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ आइस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो यहां से ये क्या करते हैं, आइस के फॉर्म में गिरते हैं। तो अगर ये 6 mm का आइस लम्प्स है, ठीक है, आइस लम्प्स है, तो ये नीचे नीचे आया, ठीक है, और इसके जब ये नीचे आया तो यहां नीचे जो इसको एयर मिली, ठीक है, वो इतनी वार्म नहीं थी, दिस एयर इज नॉट सफिशिएंट वार्म सो दैट इट विल कन्वर्ट दिस लम्प्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। तो ये इतनी वार्म एयर नहीं थी कि इसको वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर सके, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो 6 mm के जो आइस लम्प्स है ये इसी तरीके से गिर गए, कहाँ पे, लैंड पर। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द टाइप ऑफ हेल प्रेसिपिटेशन। क्या हो गया, ये हेल प्रेसिपिटेशन हो गया। समझ में आ गई बात, ये बात आपको समझ में आई। yes, अब दूसरी कंडीशन में भी क्या हुआ, दूसरी कंडीशन में आपने एरिया चेंज कर दिया, ठीक है, सेम थिंग्स हैपन, ये 6 mm का लम्प्स आपका गिरा, लेकिन यहाँ पे वार्म एयर अवेलेबल थी जब ये नीचे आया, तो इसकी वजह से ये 6 mm क्या हो गया, फ्रीज से क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया। अब वाटर ड्रॉपलेट, अब जब ये नीचे की तरफ वाटर ड्रॉपलेट आ रहा होगा तो यहां से क्या लग रहा होगा, इस पे विंड फोर्सेस लग रहे होंगे, वो इस 6 mm के ड्रॉप को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है।
अगर ये पार्ट 0.5 mm से 6 mm के बीच है, अगर ये वाटर ड्रॉपलेट इतना है, तो ये जो फॉर्म होगा ये क्या होगा? रेन। क्या होगा? रेन होगा। यही हमने समझा अभी। लेकिन अगर सर। ये इतना छोटा हो गया, थर्ड केस में क्या हुआ? सेम फिनोमिना हुआ, ठीक है। 6 mm के विंड की वजह से इस पे फोर्सेस लगे, ये ब्रेक डाउन हुआ और इसका साइज लेस देन 0.5 mm हो गया। तो ये जो होगा इसको हम क्या कहेंगे? ड्रिजल। क्या, कौन सा फॉर्म कहेंगे? ड्रिजल। ठीक है। एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल अगर समझना है तो जब आप लोग सलून में या बार्बर की शॉप में जाते हो तो वो जो आपके बाल को गीला करता है तो वो क्या करता है? ड्रिजल करता है। ठीक है। वो जो स्पार्कलिंग ऑफ वाटर आपके ऊपर छिड़कता है ना, स्पार्कलिंग ऑफ वाटर टाइप का, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रिजल कहते हैं। तो यहीं से हमारा क्या बना? ड्रिजल इज स्पार्कलिंग ऑफ वाटर। ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना स्पार्कलिंग की, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है। सो दिस इज योर ड्रिजल। हेल समझ में आ गया, रेन समझ में आ गया, स्नो समझ में आ गया, ड्रिजल समझ में आ गया। इसके अलावा हमारे पास बचे हैं ग्लेज एंड सीट। तो ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस इनमें डिफरेंस क्या होता है वो अभी हम समझेंगे। फिफ्थ हमारा पास है ग्लेज एंड सिक्स हमारे पास है स्लीट। ठीक है। तो ग्लेज क्या होता है? जब आपका ड्रिजल या रेन, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो, दिस इज योर लैंड, दिस इज योर लैंड सरफेस। ठीक है। ड्रिजल और रेन अगर ऐसे लैंड के ऊपर गिरते हैं जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो, क्या हो? 0 डिग्री से कम हो, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि द टेम्परेचर एट द लैंड इज फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो इसकी वजह से जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं या ड्रिजल की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या हो जाएंगी? जम जाएंगी सरफेस के ऊपर। क्या हो जाएंगी? जम जाएंगी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? यहां पे एक आइस कोटिंग सी हो जाएगी। इस लैंड के ऊपर एक आइस कोटिंग हो जाएगी। जो भी आपका रेन ड्रॉप या ड्रिजल गिरा होगा ना इन द फॉर्म ऑफ वाटर, क्योंकि वो एस्टो के फॉर्म में गिरा, लेकिन एक इसके ऊपर एक क्या हो गया? एक शीट सी बन गई है, आइस की शीट्स। इस आइस की शीट्स को आप क्या कहते हैं? ग्लेज। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए, कोई बताएगा मुझे? ग्लेज को हिंदी में क्या कहते हैं? पहाड़ों में बहुत गिरता है। हैं? क्या लिखा है मैंने? पाला। पाला। तो ये है हमारा ग्लेज। क्या बोल रहे हो आप? स्नो बताइए, बताइए, मैं भी सुनना चाहता हूँ, क्या पता लोकल लैंग्वेज। ऊस। हाँ, ऊस। लेकिन ऊस में हमारी एक आइजी क्रिस्टल क्लियर, देखो ये क्या है? एक तरीके से आइस की कोटिंग है। क्या है ये? आइस की कोटिंग है। तो ऊस में आइस की कोटिंग नहीं होती है। ठीक है। पाला कहते हैं इसको, पाला। ठीक है। जिसमें हमारे जो व्हीकल के जो टायर्स होते हैं वो स्किड करते हैं, स्किड भी करते हैं, स्लिप भी करते हैं। ठीक है। तो कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल खत्म हो जाता है रबर का विद द रोड सरफेस। तो वो ट्रैक्शन कंट्रोल खत्म नहीं होता तो मैन्यूवर में प्रॉब्लम होती है। तो ये आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा कि पालाग्रस्त क्षेत्र, हिंदी में लिखा जाता है पालाग्रस्त क्षेत्र। वो क्षेत्र क्या है? बेसिकली वहां का जो टेम्परेचर है, वहां पे सनलाइट नहीं पड़ती है, या बांज बुरांस के जंगल होते हैं, वहां पे सनलाइट नहीं पड़ेगी, बांज बुरांस के जंगल ऑलरेडी ठंडे होते हैं। तो सर्दियों में वो क्या हो जाते हैं? वो रात के वक्त 0 डिग्री से भी नीचे चले जाते हैं। तो वहां पे अगर किसी भी फॉर्म में प्रेसिपिटेशन या ड्रिजल हुआ होगा तो वहां पे क्या होती है? एक आइस कोटिंग बन जाती है, और ये क्रिस्टल क्लियर आइस कोटिंग होती है। ठीक है।
वैसी आइस नहीं जो हमने पढ़ा था अभी, आइस फॉर्म आइस का वैसा नहीं होता, ये फ्लेक नहीं होती है, ये क्रिस्टल होती है। तो ये हमारा क्या होता है, ग्लेज होता है। क्लियर। अब स्लीट क्या होता है, स्लीट भी यही चीज होती है, ठीक है, स्लीट को भी हम यही कहते हैं। बट होता क्या है कि देखो ग्लेज कब बना, जब आपका सरफेस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। क्लियर। और जो स्लीट होती है, स्लीट आपकी इसी तरीके से कोटिंग होगी, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है, उसका मैकेनिज्म ये पहले ही, बिफोर टचिंग द ग्राउंड इट विल कन्वर्ट इनटू द आइसी फॉर्म्स। ठीक है। तो अब यहां देखिए, दिस इज योर क्लाउड, ठीक है, यहां से आपकी रेन ड्रॉप्स आई, ठीक है, और यहां पे आपकी कोल्ड एयर थी, कोल्ड एयर मास कह सकते हैं हम। अब ये कोल्ड एयर मास ऊपर की तरफ जैसे ही मूव करेगी, तो ये जो रेन ड्रॉप्स है, दिस इज द फॉर्म ऑफ वाटर, दिस विल कन्वर्ट इनटू आईसी फॉर्म। क्या होगा, आईसी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये आईसी फॉर्म्स डिपॉजिट हो गया इस तरीके से, है तो ये भी एक कोटिंग ही, बट ये क्या है, एक आईसी फॉर्म के उसमें है, बट ये टच करने से पहले ही आईसी कोटिंग बन गई, और उसके बाद ये भी वही वर्क करता है जो पाला करता है या ग्लेज करता है। तो इस कोटिंग को, जो ये आईसी कोटिंग है, इस कोटिंग को हमने क्या बोला है, स्लीट। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब आप लोग जरा चेक करना कि स्लीट को पाला कहते हैं या ग्लेज को पाला कहते हैं, और ओस किसे कहते हैं, ये आप लोग चेक करके मुझे बताइएगा। ठीक है, पाला किसे कहते हैं, ओस किसे कहते हैं, ये आपका होमवर्क है। क्लियर? सो आई थिंक वी कवर लेक्चर 1 60%, 40% अभी बचा है, बट टाइम कंस्टेंट की वजह से वी विल not continue this lecture, and tomorrow we will meet again and then complete the rest of the topics like types of precipitation.